पिछले लेक्चर में हमने सोर्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया था। ठीक है, सोर्स का डिटेल स्टडी हो गया था। अब सोर्स जिसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा या सोर्स से जो एनर्जी लेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर वह पैरामीटर है जो सोर्स से एनर्जी को लेकर वर्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, इसमें लिख लीजिएगा इसका थोड़ा डिफिनीशन कि इट इज द एनर्जी रिसीव from electrical source and perform the work is known as electrical पैरामीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है कि जो एनर्जी रिसीव करता है, एनर्जी को जो रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल सोर्स से, जो इलेक्ट्रिकल सोर्स से एनर्जी को रिसीव करेगा और वर्क परफॉर्म, कार्य को परफॉर्म करेगा, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पैरामीटर बोलते हैं। इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, उसको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कहते हैं या जानते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो है 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट लिखिएगा, पहला रजिस्टर, दूसरा इंडक्टर और तीसरा जो है कैपेसिटर। ठीक है, 3। अब तीनों को क्या करना है कि तीनों को पढ़ना है कि रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पूरा ऑल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी इसके बारे में लेना है। ऑल इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि जैसे मान चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको यदि बताएं कि एग्जाम्पल इसको कैसे हमें स्टडी करना है, एक आपके दिमाग में स्केच घिंच जाना चाहिए कि हमें कैसे स्टडी करें। जैसे मान लीजिए कि हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्टर के बारे में पता चल गया कि रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, रजिस्टर के बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा आपको, इसके बाद क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट करेंगे, किससे? सोर्स से कनेक्ट करेंगे। और सोर्स से कनेक्ट करने के बाद जैसे हम कनेक्शन करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे सोर्स से, तो क्या करेगा ये रजिस्टर? जो सोर्स से है एनर्जी लेगा, रिसीव करेगा एनर्जी, और एनर्जी जब रिसीव करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डीसी लगाएंगे, डीसी में आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लगाएंगे, एसी लगाएंगे, लगा के वही जाके आपको एसी और डीसी सर्किट हो जाएगा, जिसको आपको आगे चल के पढ़ना रहेगा कि ये एसी सर्किट है और ये क्या है? डीसी सर्किट है। ठीक है, तो अभी तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग दीजिएगा आप रजिस्टर। फर्स्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, रजिस्टर बोल रहे नहीं कि आप रजिस्टेंस समझ लीजिए। ये ना समझिए कि ये शायद भूल के रजिस्टेंस को रजिस्टर तो नहीं कह रहे हैं। ये रजिस्टर अलग चीज़ है और रजिस्टेंस
इसी से मिलता जुलता या इसकी प्रॉपर्टीज है वो अलग है, ठीक है। रजिस्टर यहाँ लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ये सोचिए कि ये भूल के ऐसे लिख दिए हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ऐसा नहीं है, ये रजिस्टर ही है। रजिस्टर के बारे में आपको पढ़ना है, इंडक्टर के बारे में आपको पढ़ना है और कैपेसिटर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा रजिस्टर का, द मटेरियल having properties of resistance, दैट्स मीन अर्थात अपोजिटिविटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as रजिस्टर। अब इसको ध्यान समझिए, देखिए बोल रहा है कि रजिस्टर क्या है, कि रजिस्टर द मटेरियल, रजिस्टर एक प्रकार का मटेरियल है, ठीक है, एक पदार्थ है। हिंदी में यदि इसकी डिफिनीशन आपको जानना तो आप ऐसे बोलेंगे कि वह पदार्थ जो प्रतिरोध का गुण रखता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करने का गुण रखता है, उसे रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। द मटेरियल हैविंग जो रखता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी जो रखता है, दैट्स मीन जो विरोध करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसे ही क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। तो हिंदी में आप सीधा सिंपल बोलेंगे कि रजिस्टर वह पदार्थ है जो रेजिस्टेंस का गुण रखता है, या उसी में बताएंगे अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का विरोध करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। ये रजिस्टर का डिफिनीशन रहा। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा रेजिस्टेंस। अब इसका लिखिएगा रेजिस्टेंस का डिफिनीशन, ठीक है। द फ्रैक्शनल अपोजिशन of electron in the material is known as रेजिस्टेंस, ठीक है। या इसका एक दूसरा डिफिनेशन भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल whose the oppose of flow electron or flow current। समझिए इसको अच्छे से। बोला कि द फ्रैक्शनल अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल, जो इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शनल का चलने का विरोध करता है, अपोज करता है, अपोज माने विरोध करना, जो इलेक्ट्रॉन के चलने का विरोध करता है मटेरियल के अंदर, इन द मटेरियल के अंदर इज नोन एज रेजिस्टेंस, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। या दूसरे तरीके से आप ये बोलेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का वह गुण जो अपोज करता है फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का विरोध करता है, या करंट के
फ्लो होने का विरोध करता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो सिंपल आप हिंदी में इसका डिफिनीशन ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का वह गुण है जो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो का विरोध करता है या करंट फ्लो होने का विरोध करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मटेरियल का गुण है और रजिस्टर खुद एक मटेरियल है। ठीक है, जैसे हम बोलें कि कॉपर, ध्यान समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यदि देखा जाए, एग्जाम्पल में हम बोलें कि कॉपर, तो कॉपर क्या है, मटेरियल है, मटेरियल है। ठीक है, अब इस मटेरियल का जो गुण होगा रेजिस्टेंस, इसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा तो हम बोलेंगे कि ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, गुण है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस गुण है, और जबकि रजिस्टर बोलेंगे तो रजिस्टर को हम मटेरियल बोलेंगे, इसको हम रजिस्टर बोलेंगे। तो आपको रजिस्टर और रेजिस्टेंस में समझ में आ गया। ठीक है, रजिस्टर बोलने का मतलब कि कोई मटेरियल होगा ये, और इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसको हम बोलेंगे कि क्या है, वो रेजिस्टेंस है। और प्रॉपर्टीज रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब रेजिस्टेंस के बारे में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, ध्यान दीजिएगा, सिंबल भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कॉपर लगाया, हमने बोला कि कॉपर का 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपको रेजिस्टेंस को सिंबल से दिखाना पड़ेगा सर्किट में। तो इसका ये जो है कि आपका ऐसे सिंबल है ये, और ये ध्यान रखिएगा ये रेजिस्टेंस है, ये एसी में हो या डीसी में हो, रेजिस्टेंस जो है कि ऐसे ही सिंबल में प्रदर्शित किया जाएगा। और इसकी जो यूनिट होगी, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी, यूनिट किसमें इसको मापा जाएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं ओम। ओम ये उसका चिन्ह है। ठीक है, ये ऐसे। अब मटेरियल पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ये आपको जानना, मतलब पूरी स्टडी अब किया जाएगा रेजिस्टेंस के विषय में। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल का मान बढ़ाने घटाने पे, या मटेरियल का जो है कि लंबाई चौड़ाई घटाने, फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने पे उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको जो है कि पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, या इसी को कई सारे बुकों में लिखता है कि रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंडेंट ऑन मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड ऑन मटेरियल, यानी कि रेजिस्टेंस का जो मान है वो मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है, यह आपको पढ़ना है। या आपको ये सीधा सिंपल पढ़ना है कि जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है उसको पढ़ना है, कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको जानना है। ठीक है, सारी बुकों में, कई बुकों में ये लिखता है और कई बुकों में आपको ये लिखता है। बस जो रूल निकल के आएगा कि कैसे निर्भर करता है, कैसे डिपेंड करता है मटेरियल पे रेजिस्टेंस का मान, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे। ठीक है, एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पे, अच्छे समझिए। ये मान लीजिए कोई मटेरियल है, ये, ठीक है, और इसको हमने मटेरियल को सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया।
ये बैटरी है, बैटरी का ये सिंबल होता है ऐसे करके, ठीक है। V वोल्ट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है। अब पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरह क्या करेगा, मूव करेगा इस डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होगा। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे भी, क्योंकि इन पे अब जानते हैं कि जो इसका पॉजिटिव हिस्सा होगा वो पॉजिटिव इधर की तरफ जाएगा। यदि और आपको दिखाएं हैं, कोशिश करें दिखाने की, तो ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ पॉजिटिव भी होंगे, ब्लू से जो दिखा रहे हैं वो कुछ पॉजिटिव भी होंगे जो निगेटिव की तरफ भगेंगे बैटरी के इस साइड की तरफ ऐसे करके, ठीक है। मेन हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही, अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही जो है जो वर्क करने में हमारे लिए सक्षम है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के इस डायरेक्शन से होते हुए इधर की तरफ आएगा, इस ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और जो करंट होगा, ध्यान से देखिएगा, जो करंट होगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, या इसको बहुत सारी किताबों में लिखता है कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, मतलब कि ये जो डायरेक्शन है जो पहले से दिखा दिया गया है, जैसे स्टडी करते समय उसी को ये मान लिया गया है, ठीक है। बाकी और उसमें कोई इसका तर्क नहीं, करंट इधर ही। बाकी आप जब इसकी अभी और आगे स्टडी जब किया जाएगा, जब अच्छे से, जब अभी तो हम सिर्फ पैरामीटर पढ़ रहे हैं, पैरामीटर में सोर्स जब लगाएंगे तो डीप स्टडी करेंगे कि क्यों ये इधर से इस डायरेक्शन में जाता है, करंट एनर्जी का फ्लो कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा, ठीक है। ये आपकी बैटरी है। अब सोचिए कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक चलने आने में फ्रैक्शन लगेगा, घर्षण, ठीक है। घर्षण की वजह से उसकी गति स्पीड कम होगी, तो वही तो आर से उसको प्रदर्शित करते हैं, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल के फ्रैक्शनल अपोजिशन, ठीक है, फ्रैक्शनल, FRICTINOL, फ्रैक्शनल अपोजिशन, अपोजिशन, ठीक है, फ्रैक्शनल अपोजिशन है इसमें। अब फ्रैक्शनल अपोजिशन है तो ध्यान दीजिए कि यदि फ्रैक्शनल अपोजिशन यहाँ से यहाँ चलने में फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसमें आप ऐसे चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसकी जो ये है, ये इसको ए से हम प्रदर्शित कर रहे हैं और ये इसकी लंबाई क्या है, एल है। अब यहाँ पे यदि ध्यान से दीजिए, यहाँ लिखते हैं कि वेयर, जहाँ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जा रहा है जिसमें करंट फ्लो होगा या जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी वो कंडक्टर है जिस जहाँ तक ले करंट केवल फ्लो करेगा, ठीक है। अब सोचिए ध्यान से कि जो आपका आर है वो फ्रैक्शनल अपोजिशन पे ही डिपेंड कर रहा है, तो जितनी उसकी लंबाई होगी उतना उस पर फ्रैक्शनल लगेगा, तो ये पहला इक्वेशन। और जितना सोचिए कि जितना ये चौड़ा होगा उसमें फ्रैक्शन कम लगेगा, जितना पतला होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो इसका अपोजिट आप कह सकते हैं कि जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, या फ्रैक्शनल अपोजिशन क्या होगा, कम होगा। जितना एरिया कम से कम होगा उतना फ्रैक्शनल अपोजिशन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को यदि मिला दिया जाए तो देखा जाए दोनों को मिलाने पे बनेगा आर प्रोपोर्शनल के एल बाई क्या, ए। इसका कहने का मतलब है कि जो किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का, पदार्थ का जो रेजिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट करने का जो गुण होता है, वो ये होता है कि उसकी लंबाई के
उसके लंबाई के अनुपाती होता है। ठीक है, अनुपाती का मतलब है क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का मतलब जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाते जाएंगे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब इसको एक फार्मूले के रूप में लिखा जाता है, तो इसको आर इक्वल टू एक यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखा जाता है जिसको रो कहते हैं, रो L/A। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है ये। ठीक है, फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ये R है इसको रो कहते हैं। ठीक है, रो, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, रो पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे लिखा गया। अब इसको एक नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, या प्रतिरोधकता। तो इसको लिख दे रहे हैं कि जहाँ पे वेयर रो रजिस्टिविटी, या इसको दूसरे नाम में बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टिविटी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, हिंदी में, हिंदी लिख दे रहे हैं प्रतिरोधकता। और स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये हो गया। ठीक है, अब यदि देखा जाए, ठीक है ध्यान समझिएगा, कि यदि L बराबर के 1 मीटर लिया जाए और A बराबर के 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए, तो यदि मान रखा जाए तो R इक्वल टू के 1 हो जाएगा, यानी कि रो हो जाएगा। इसका मतलब कि रो का हम डिफिनीसन ये लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई और एकांक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लगने वाला जो प्रतिरोध होता है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, यानी कि यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो रेजिस्टेंस लगता है उसको जो है, इसको हिंदी में डिफिनीशन देखिए, किसी चालक के, ध्यान से इसका डिफिनीशन बिल्कुल याद रखिएगा, किसी चालक के एकांक लंबाई व एकांक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लगने वाला प्रतिरोध पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहते हैं, या उसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के हैं जो इंग्लिश में समझते हैं वो भी डिफिनीशन इसका देख लें। यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, then the resistance of material, the resistance of material is known as specific resistance or resistivity। ठीक है, देखिए यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन तब रेजिस्टेंस जो होगा उसमें मटेरियल का, उसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका डिफिनीशन आप हमेशा याद रखेंगे। डिफिनीशन आपका यहीं से निकला, जो ये वाला फार्मूला है यहीं से, ये वाले फार्मूले से बना हुआ है। अब देखिए ध्यान से, यदि इसमें और थोड़ा समझा जाए
तो आपका जो यदि यूनिट की बात किया जाए कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट क्या हो जाएगा? तो R बराबर के फार्मूला निकल के आया क्या? रो एल बाई के ए। हमें रो का चाहिए कि उसका देखिए R बराबर के क्या है? रो एल बाई ए। यदि रो का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाई के एल। यूनिट में इसको चेंज करिए, तो यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर स्क्वायर प्रति के मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो रो की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। ठीक है, अब ये बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत मोस्ट है, इसको आप याद रखेंगे कि रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है ये। ठीक है, और इसका फार्मूला ये यदि याद रखना होगा तो इसका फार्मूला ये आप याद रख सकते हैं कि रो बराबर के R इंटू ए एल बाई एल। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रजिस्टिविटी के बारे में समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रजिस्टिविटी, ये खास तौर से एग्ज़ाम के दृष्टि से जेईई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रजिस्टिविटी। देखिए हम आपको बता रहे हैं डिटेल में आपको याद करना जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं भी यदि आप याद करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए रो का जो फार्मूला निकल के आया, ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में फार्मूला और इम्पोर्टेंट में आता है। रो इक्वल टू आया है R ए बाई के एल। ठीक है, एक आप पढ़ेंगे अभी आगे जस्ट मिलेगा, भी इक्वल टू फार्मूला होता है R इंटू क्या होता है? आई। यदि R का मान आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा V बाई के आई। ठीक है, एक तो फार्मूला ये भी आगे मिलेगा आपको, केवल यहाँ बता देना है। ठीक है, डिटेल में फार्मूले के बारे में, बाकी फार्मूले जो है कि आपको बाद में मिलेंगे। तो ये एक तो फार्मूला हो गया। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम लिख रहे हैं रो बराबर के R का मान क्या हो जाएगा? V बाई के आई और A बाई के L। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि एक और फार्मूला होता है, V बाई यदि L होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये भी आपको आगे मिलेगा फार्मूला, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वी एल है। वी वोल्टेज है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इसका इम्प्लीमेंट यदि कर दें तो ध्यान से देखिए, वी बाई एल को हम क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं। ठीक है, और ए बाई जे, ध्यान से देखिएगा, एक आपको बताए थे कि जे बराबर होता है आई बाई के ए। तो ए बाई जे करंट डेंसिटी बताए थे जस्ट पीछे। ठीक है, जे क्या है? करंट डेंसिटी। ये हो जाएगी करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी होगी। अब ये यहाँ पे उल्टा है तो नीचे हो जाएगी करंट डेंसिटी, ये हो जाएगा जे, और ये रो का फार्मूला एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, आपको ये देखने के लिए नहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि इतना कई फार्मूले रख कर ही तो ये निकाला गया। ये करंट डेंसिटी का यूनिट सेम रहेगा।
तो आप ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको याद रखेंगे कि रो बराबर के E/J भी होता है, ठीक है। जहाँ पे जो J है वो करंट डेंसिटी है और E है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। एक तो ये अब फार्मूला है ही है, ये फार्मूला, और इसी फार्मूले से आपका ये निकला है E/J, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए इसका, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, रजिस्टिविटी जो किसी भी फिजिकल पैरामीटर, मटेरियल के किसी भी फिजिकल पैरामीटर पे रजिस्टिविटी का मान निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, उसका चौड़ाई कितना, उस पर आप कितना प्रेशर देते हैं, उसको गला देते हैं, पिघला देते हैं, वो किस अवस्था में है, वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए आप कि रजिस्टिविटी does not depend material physical quantity of material, that's mean length, comma एरिया ETC, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उस पर कभी भी रजिस्टिविटी का मान डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखेंगे कि डिपेंड किस चीज़ पे करता है, तो रजिस्टिविटी डिपेंड ओनली नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल कैसा है, यदि कापर है तो उसका अलग होगा, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर का वायर ले लीजिए तब पर भी उतना ही मान होगा, 4 मीटर का वायर ले लीजिए तब पर भी उतना ही मान होगा, ठीक है। तो रजिस्टिविटी का जो डिपेंड करता है वो आपका नेचर, मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है कि लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट कुछ मटेरियल है और उनके मान है, ठीक है। आपको उसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। देखिए कुछ मटेरियल यहाँ पे है और उस मटेरियल में रजिस्टिविटी का मान दिया हुआ है, ये रजिस्टिविटी है इधर ओम मीटर में और ये मटेरियल है, ठीक है। अब ये मटेरियल रजिस्टिविटी, जैसे सिल्वर का मान इतना होता है, आप उसको याद रखेंगे। कहीं कहीं एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि सिल्वर के रजिस्टिविटी का मान क्या है, तो ये -8 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इसका मान है ये है 1.59 इंटू 10 के पावर -8 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिल्वर का ये है 1.59 इंटू 10 के पावर -8 है, कापर का है 1.6 इंटू 10 के पावर -8 है। कापर का जो है, कापर एनिलेड करके एक दूसरा धातु होता है, कापर ये है, ठीक है, और एक ये कापर है, इसका होता है 1.7 इंटू 10 के पावर -8। एल्युमिनियम का 2.6 इंटू 10 के पावर -8 है। टंगस्टन का दिया है 5.6 इंटू 10 के पावर -8।
ये आयरन का है 9.7 इंटू 10⁻⁸। इसी तरह से प्लेटिनम का है 10.6 इंटू 10⁻⁸। मैग्नीन का ये देखिए, ये सब ऐसे धातु हैं जो आपको पढ़ना है। मैग्नीन मोस्ट धातु है, पढ़ना है इसको, ठीक है। प्लेटिनम को भी पढ़ना है। ये लीड शीशा जो है 22 इंटू 10⁻⁸ है। मरकरी का 98 इंटू 10⁻⁸ है। नाइक्रोम का जो है कि 100 इंटू 10⁻⁸ है। कांस्टैनन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कांस्टैनन 49 इंटू 10⁻⁸। कार्बन ग्रेफाइट 3 से लेके 60, यानी ऐसे दिया है कि 3 से लेके 60 के बीच में हो सकता है, इंटू 10⁻⁵। जर्मेनियम मोस्ट है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर यूज किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम का ये है और सिलिकॉन का ये है। 1 से लेके 500 हो सकता है, इंटू 10⁻3। ये 1 से लेके 0.1 से लेके 60 तक हो सकता है। ये ग्लास का है, ग्लास का 1 से लेके 10,000 तक, इंटू 10⁹। क्वार्टज, ठीक है। हार्ड रबर ये है। कहने का मतलब ये है, इसमें दो चीज़ें का ध्यान रखिए कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके रेजिस्टिविटी का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है, सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। और सिल्वर का रेजिस्टेंस यदि सबसे कम होता है तो उसका रेजिस्टिविटी भी सबसे कम होगा। तो रेजिस्टिविटी ये सबसे कम है, ठीक है। और यहाँ पे जो हार्डर रबर होगा उसका रेजिस्टेंस का मान सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी का मान भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक सीरियल क्रम में ये जो आपको दे दिया गया है ये रेजिस्टेंस के बढ़ते हुए क्रम है, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर लेंगे, बहुत सारे एग्जामों में इसको डायरेक्टली पूछ देता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी के बारे में फिर भी इम्पोर्टेंट दो चीज़ होगी। तो फार्मूला ये निकल के आया, एक मटेरियल किस चीज़ पे डिपेंड करता है और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी का मान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए, कभी कभी डायमेंशन फार्मूला पूछ देता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा डायमेंशनल फार्मूला, बीमीय सूत्र जिसको बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो ध्यान रखिएगा mL² A पे -2 और T पे -3, इसको याद रख लेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस का भी यहाँ लिख लीजिए, तब रेजिस्टेंस का हो जाएगा mL² T पे -3 I पे -2। ये A है, ठीक है, AT होता है ना, ये A है, और ये I पे -2, ये ध्यान रखेंगे। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे, बाकी तो और इसमें कुछ रजिस्टिविटी से रिलेटेड आपका कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। जितना था रजिस्टिविटी के बारे में बता दिया, और बाकी वो सारे जो फार्मूले हैं थोड़े बहुत उसको आपको जो है कि याद करना पड़ेगा कि याद क्या क्या होता है। इसके बाद कुछ फार्मूले लगाने के बाद टाइप ऑफ रेजिस्टेंस पे चलेंगे कि रेजिस्टेंस के टाइप क्या क्या। तो फार्मूले में जैसे एक समझ लीजिए कि ये लेक्चर यहीं भी फिनिश करते हैं, कल इसका न्यूमेरिकल देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इसका ये सब है, आप अच्छे से इसको, इसमें याद करने वाली कई चीज़ें काफ़ी है, ठीक है। जैसे ये आपको याद करना है, याद रहना चाहिए, ये सब जो कंसेप्ट है ये सब याद होने चाहिए, फार्मूले ये दो हैं याद होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बिल्कुल आप उसको याद कर लीजिएगा कैसे क्या होता है। बाकी ये रेजिस्टेंस ही केवल पढ़ा जा रहा है, रजिस्टर के बारे में केवल अभी सिर्फ इसी के बारे में पढ़ा जा रहा है, अभी पढ़ा भी जाएगा इसी के बारे में। बहुत सारी चीज़ इसमें बोले कि ऑल इन्फॉर्मेशन या कह लीजिए फुल इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि इसके बारे में जानकारी, रजिस्टर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। अब रजिस्टर आप पढ़ें, रजिस्टर से रेजिस्टेंस निकल के आया, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी निकल के आया,
2 फार्मूले आपके लिए निकल के आए हैं, ठीक है। एक रो इक्वल टू जे बाई ई बाई जे का फार्मूला जो निकल के आया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें याद रखना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि नहीं ये लेक्चर आते रहे कंटिन्यूअस, क्योंकि यूपीसीएल जेई का जस्ट अभी 1 या 1.5 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और लगभग 1.5 महीने के अंदर फिर मान के लिए कि 3 महीने से लेके 4 महीने के अंदर इसका पेपर यूपीसीएल जेई का पेपर होगा। तो यदि आपको फुल सिलेबस कंप्लीटेड चाहिए यूट्यूब के इस चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि लगातार कंटिन्यूअस वीडियो लेके हम आते रहें। और एक एक नहीं 2-2 3-3 वीडियो जो है कि एक एक दिन के 3-3 लेक्चर जो है कि आते रहेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और उसको शेयर करिए अपने दोस्तों से, जो पढ़ने वाले लड़के हैं या TGT2 के लड़के हों, बीटेक के लड़के हों, बीटेक कोर्स जो कर रहे हैं उनके लिए भी है ये क्लास ए का जो स्टूडेंट है उनके लिए भी है, गेट की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है, PSU की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, जेई के लिए भी जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी। बेसिक है, सबके लिए है, इम्पोर्टेंट क्लासेज है, ठीक है। धन्यवाद।